हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। और आज हम फिर से एक और आपके आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 1 नवंबर 2020 को हुआ था। आज हमारा जो ओरिजिनल पेपर है वो हमारा लखनऊ का रहेगा, सोल्जर टीडीएन का। और यहाँ पर देखो, जो लोग अगले साल यानी कि 2021 की तैयारी कर रहे हो आपके आर्मी की, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने रिटर्न की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दो, राइट। क्योंकि आप कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, आपके सामने है। जिनको सिलेक्शन लेना है वो अभी से रिटर्न की तैयारी भी साथ साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको भी पीछे नहीं रहना है, साथ साथ कम से कम 2 या 3 घंटे आप डेली की डेली रिटर्न की तैयारी करने में भी दो, ठीक है। इससे ज़्यादा मत देना, अभी इतना तो बनता है। इससे ज़्यादा देंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं तो इतना तो बेसिक है, इतना आपको प्रिपेयर अभी से करके चलना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं आज का ओरिजिनल। और उससे पहले बता दूं, रोज सुबह हमारी 10 बजे क्लास होती है, 10 AM पे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हो लाइव क्लास कब चलती है, तो रोज सुबह 10 बजे आपको लाइव जुड़ जाना है। तो देखो जी, पेपर आपके सामने यहाँ पे लखनऊ का आपका सोल्जर टीडीएन का। और यहाँ पर क्या है, कुछ प्रश्नों के ऊपर निशान लगे हुए हैं और आपको ये पेपर थोड़ा अच्छे से एकदम क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो मैंने क्या किया है, इन सभी क्वेश्चंस को PDF में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे आपका एकदम प्रॉपर टेस्ट लग सके। तो यहाँ पे आपको एकदम कंप्लीट टेस्ट लगाना है। और देखो, आज हम प्रश्न करेंगे सिर्फ 30, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का हमारा पोर्शन रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैंने टारगेट दिया है 27+ ठीक करने का। देखना कि आपके इस ओरिजिनल पेपर में कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आप सभी को आंसर देना है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन आपके सामने है, केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? अपना आंसर सभी मैच करो। क्या आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? जिन्होंने भी ऑप्शन बी गुजरात आंसर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको बोल दे कि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तब क्या आंसर करोगे? गोवा आंसर करोगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटी वाला आपको बुक में बहुत कम जगह मिलेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था आपसे, बहुत ही आसान प्रश्न था कि निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का हिस्सा कौन सा है? तो यानी कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इनमें से कौन कौन भाग लेते हैं, यही आपसे पूछा गया था। तो देखिएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है ना, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे और वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर आज का कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल स्थल कौन सी है? तो देखो, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर हम बात करेंगे सबसे विशाल स्थान की, तो आंसर होगा मोहनजोदारो, ठीक है, जिसको मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना स्थान अगर बोलेगा तब हमारा आंसर हड़प्पा होगा, ठीक है। तो हड़प्पा आंसर मत करना, पुराना स्थान हड़प्पा है और सबसे विशाल स्थान कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। ओके, यहां से आपको पता है एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है? जल्दी से आंसर देंगे सभी इस प्रश्न का। दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र यानी कि वह नदी जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्थान घेरती है, सबसे ज्यादा लंबी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, गोदावरी नदी। गंगा नदी क्या है, सबसे पहले नंबर पे है, फर्स्ट नदी है। और गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की पहली नदी है जो सबसे ज्यादा स्थान घेरती है और पूरे भारत की दूसरी नदी है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये पूछा गया था आपके लखनऊ में। तो देखो, सिली पॉइंट क्या है, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। सिली पॉइंट जो है ये क्रिकेट खेल से रिलेटेड है, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर? गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी आप सभी को पता है असम राज्य में है और असम में एकमात्र नदी बहती है, प्रॉपर नदी, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है।
ठीक है, क्या ये क्वेश्चन याद रहेगा आपको एग्जाम तक? और देखो, जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये वीडियो सारे की सारे कंप्लीट देखने हैं, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध शास्त्रीय कृति सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिएगा, आप सभी को पता है बौद्ध जो थे उनकी भाषा क्या थी? पाली थी। उनके सभी ग्रंथ, सभी काव्य जो है वो पाली भाषा में ही लिखे गए थे। तो यहां पर भी आपका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, पाली। क्वेश्चन नंबर 8 मैच करेंगे, भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? रिक्टर लहर, भूकंपीय लहर, प्रगति लहर या फिर चुंबकीय लहर? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूकंपीय लहर। कुछ लोगों ने रिक्टर लहर बोला होगा, क्योंकि रिक्टर क्या है? यह भूकंप की तीव्रता मापने की एक इकाई है, ठीक है। बट यह ध्यान रखना है, यहां पे आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, भूकंपीय लहर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे सभी की सभी, दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दुर्गापुर किस राज्य में लोकेटेड है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की आपको राजधानी बतानी है, क्या होती है? तो देखो, ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं, देहरादून, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर साथ साथ मैच करते जाना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो क्या यह क्वेश्चन का आंसर आपको बताने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि आपको इसका आंसर बताने की जरूरत है। आपको यह आंसर जो है वो उंगलियों पे रटा होगा। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखो, एक फैक्ट और भी है। पहली बात करेंगे हम सबसे छोटे राज्य की, तो वो है आपका गोवा, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे ना, सबसे कम जनसंख्या, तब आपका आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के संबंध में दिया जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह किस लिए दिया जाता है? यह फिल्म वगैरह के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर फिल्म जो है उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है चलचित्र। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? तो ध्यान रखेंगे, सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसके अंदर बाबर की विजय हो गई थी और लोदी वंश का अंत हो गया था। वहां से लोदी वंश का अंत होने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, फिर हम सामान्य विज्ञान भाग 2 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित महाद्वीपों में से विशालतम महाद्वीप कौन सा है? आप छोटी छोटी क्लास में भी ये क्वेश्चन पढ़ते आए होंगे। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा, एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा और सबसे विशाल है ना। चलो अब बात करेंगे हम भाग 2 सामान्य विज्ञान की। और उससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा यह प्रयास, यह वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको हमारा वीडियो लाइक कर देना है। यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने एक फ्रेंड को जो ओनली आर्मी की तैयारी कर रहा है, उनको यह वीडियो शेयर करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर होता है? पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर होता है? तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन आधारित अणु पर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? कितनी विधियों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 3 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है जी? चालन है, ठीक है, चालन, संवहन, विकिरण। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देंगे, H2SO4 क्या है? तो देखिएगा, H2SO4 क्या होता है? यह एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है।
अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। जाहिर सी बात है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? जल्दी से आंसर देंगे सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसा होता है उत्प्लावकता के कारण। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, HIV निम्न में से किस रोग से संबंधित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। HIV डिजीज इज रिलेटेड टू विच? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, एड्स से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 21, घोड़ा शाकाहारी होता है क्योंकि वह डैश खाता है। तो देखेंगे यहाँ पे सभी के सभी बहुत ही यूनिक ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखते ही पता लगा लोगे। देखो ये भी नॉनवेज है, ये भी नॉनवेज है, ये भी नॉनवेज हो जाएगा, जबकि घोड़ा क्या है, एक शाकाहारी है। और वैसे भी सभी को पता है घोड़ा क्या करता है, घास फूस छोटे मोटे पौधे वगैरह खा लेता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है, फटाफट से आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि बादलों भरे दिनों में भी पृथ्वी पर प्रकाश रहता है। यह होता है क्योंकि बादल डैश होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी बारिश का मौसम होता है, बादल लग जाता है, उसके बाद भी सूर्य का प्रकाश हमारे आसपास बिल्कुल हल्की हल्की लो लाइट में दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि जो हमारे बादल होते हैं वो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक है, पारदर्शी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक आघातवर्तीय धातु कौन सी है? लोहा, चांदी, सोना या फिर प्लेटिनम? तो सबसे आघातवर्तीय धातु का नाम अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां पे जो भी ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं सोना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 24 है, हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सूर्य। सूर्य जो है वो हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, हमारा त्वचा। ठीक है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई है, यू कैन एडजस्ट इट। तो देखो डर्मेटोलॉजी क्या है, यह त्वचा से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से सभी लोग बताएंगे। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए रहेगा, ओ फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, O3 क्या होता है, ये ओजोन गैस का सूत्र होता है। CO तो सभी को पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये H2SO4 था, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पे ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा, O होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से धरती का तापमान डैश। ऑप्शन स्क्रीन पे है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या फिर सबसे कम है। तो देखिएगा ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से धरती का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था, ठोस से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब देखो जो लोग इंग्लिश में वीक है ना, वो इस प्रश्न को आते हुए भी ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखो ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलती है कोई चीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी ऊर्ध्वपातन। ओके, ठोस से सीधा वाष्प बदलना ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 29, शरद ऋतु का मतलब क्या होता है? तो देखो जब भी शरद ऋतु आता है तो पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो आपस में झड़ जाते हैं, है ना। और शरद ऋतु का अन्य नाम भी पतझड़ वन है, पतझड़ ऋतु है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो और देखो इसके जो है ऑप्शन सी पर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, क्योंकि जब पत्ते झड़ेंगे तब पेड़ों पर नए पत्ते भी आते हैं,
है ना। तो इसका डाउट मुझे आप क्लियर कर देना कि इसका आंसर जो मैंने बताया है ऑप्शन ए क्या वो सही है या फिर इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले सामान्य विषाणु रोग का नाम बताएं। तो देखो, हैजा, कोढ़ और क्षय रोग, ये तीनों ही क्या है, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, और जो छोटी चेचक है जिसको हम छोटी माता भी बोल देते हैं, ये रोग विषाणु के द्वारा होता है, वेरिओला वायरस इसका जो वाहक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, छोटी चेचक। तो गाइज ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। बिल्कुल हमने ओरिजिनल पेपर डिस्कस किया है और कल हम क्या करेंगे, इसी ओरिजिनल पेपर का हम मैथ्स एंड रीजनिंग सोल्व कराएंगे। तो भूलना नहीं, आपको कल क्लास अटेंड करनी है। रोज सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। यदि आपके पास सुबह 10 बजे टाइम नहीं है तो आप दोपहर में कभी भी इस क्लास को दे सकते हैं। ये यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।